वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं फिजिक्स और आज उसमें पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। तो इसके बारे में देखिए कि सच सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाने वाली कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है वो आपका सैटेलाइट कहलाती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है। एक तो होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट, सेकेंड होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ठीक है, देयरफॉर द वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मून विल बी 1/6 ऑफ हिज वेट ऑन अर्थ। तो इसमें देखिए सैटेलाइट तो हमने देख लिया दो तरीके की होती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मान होता है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो मून पे अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई चीज़ है, अगर उसका वेट अर्थ पे 6 kg है, ठीक से अगर अर्थ पे उसका 6 kg है तो मून पे आपका 1 kg होगा। ठीक है, अर्थ का 1/6। ठीक, और वेट हम लोगों को पता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, और जो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6 होता है। ठीक है, इसीलिए मून पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट के वेट का 1/6 होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मून पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे उसका वेट जो होगा मून के ऑब्जेक्ट का 6 गुना होगा। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब सैटेलाइट तो इसमें क्या है कि व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क ऑन इट। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सैटेलाइट है, तो जब ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है एंड दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल वो उनको कहाँ से मिलता है, ये अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सैटेलाइट पे, वहाँ से। इसका फॉर्मूला देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये होता है v0 = RE√g/r, जिसमें RE क्या है, ये है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर उनके बीच की दूरी। तो इसमें देखिए द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन द मास। ठीक है, इसमें मास का कोई रोल नहीं होता है, जो इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, v0, इसमें मास का कोई भी रोल नहीं है। एंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मिनिमम एट द मैक्सिमम एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे मिनिमम होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 = ये देखिए लगभग 8 km/s। ठीक, आगे देखते हैं अर्थ सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अर्थ माने पृथ्वी और सैटेलाइट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो अर्थ सैटेलाइट। एंड देयर मोशन इज़ वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, और ये जो मोशन होता है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जो आपके प्लैनेट जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं उसी तरह सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती हैं। हेंस केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम। ठीक है, यानी जो केपलर का लॉ हमने पढ़ा था वो इक्वली एप्लीकेबल होगा ये अर्थ सैटेलाइट्स पे भी। ठीक है, लॉ क्या था आपका, ठीक है, तो केपलर लॉ देखिए इन्होंने 3 नियम दिए थे प्लैनेटरी मोशन के। पहला क्या था कि जो ऑर्बिट होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल होता है और उसके एक फोकस पे सूर्य होता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जो इनका रिवॉल्व करने का पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, ऐसे होता है। और इसमें देखिए दीर्घवृत्त या फिर इलिप्ट जिसको बोलते हैं, उसमें 2 फोकस होते हैं, उसके एक फोकस पे यहाँ पे सूर्य होता है। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेम टाइम में सेम टाइम डिफरेंस पे आपका सेम एरिया कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है वो किसी टाइम टी में
ये इतना एरिया कवर करता है, और कोई प्लैनेट है वो टाइम टी में इतना एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम टी लगा, यहाँ पे भी टाइम टी लगा, तो केपलर के दूसरे नियम के हिसाब से ये वाला जो एरिया है और ये एरिया है, ठीक है, ये बराबर होगा। इससे क्या चीज़ डिराइव होती है कि जो दूर वाले प्लैनेट होते हैं उनकी स्पीड धीरे होती है, और जो पास वाले प्लैनेट होते हैं उनकी स्पीड तेज होती है, ठीक है। सूर्य से दूर रहेंगे तो स्पीड धीरे, सूर्य के पास रहेंगे तो स्पीड तेज होगी। और तीसरा इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था कि टी जो टाइम है इसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁻q, ठीक है, और जो a है वो ये डिस्टेंस है, ठीक। तो ये केपलर के नियम थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे आपके प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह ये सैटेलाइट्स भी जो हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इसलिए केपलर का जो नियम है वो इन पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर इन पर्टिकुलर देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और इलिप्टिक, ठीक है, ये पहला हो गया। एंड मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ with near circular orbit with a time period of approx 27.3 days, which is also roughly equal to the rotational period of moon about its own axis, ठीक है। तो ये चंद्रमा के बारे में हमने देखा कि ये केवल इकलौती एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इसका सर्कुलर ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो है वो 27, इसका पाथ भी जो है सर्कुलर या एलिप्टिकल होगा, और इसका टाइम पीरियड जो है 27.3 डेज, और रोटेशनल पीरियड भी लगभग इतना ही होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया अर्थ सैटेलाइट और केपलर का रूल भी रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, इनके बारे में देखते हैं। तो सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन अ इक्वेटोरियल प्लेन विद टी इक्वल टू 24 आवर्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जिनके लिए टी की वैल्यू 24 आवर्स होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती हैं। अब स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि स्केप वेलोसिटी क्या होती है। स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू escape फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नेवर कम बैक टू अर्थ। तो देखिए इसमें क्या है कि ऐसी मिनिमम स्पीड, ठीक है, जिससे सीधा किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंके। तो ये पृथ्वी का मान लीजिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, और ये इतनी मिनिमम स्पीड से इसको फेंके कि ये इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी पे कभी लौट के वापस ना आए। तो ऐसी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी फेंकने की वो स्केप वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। और जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर होती है स्केप वेलोसिटी के लिए वो स्केप एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ at the minimum speed of 11.2 km per second, that object will move in space and never come back to earth। तो अर्थ के लिए जो आपकी स्केप वेलोसिटी की वैल्यू हुई वो क्या हुई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला कॉन्सेप्ट है आपका सर्कुलर मोशन एंड स्केप वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन और स्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो देखिए, इफ द सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाई अर्थ इज v0, ठीक है, एंड द स्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ve, तो इस बीच का रिलेशन होता है ve इक्वल टू √2 v0। इट इज़ क्लियर दैट सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाई द अर्थ इफ बाई एनी रीजन द स्पीड एक्सीड बाई √2, ठीक है, √2 इसे ऐसे भी लिखेंगे, और अबाउट 1.414 टाइम्स इट विल बी स्केप इनटू स्पेस एंड लिविंग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। यानी अगर किसी सैटेलाइट की स्पीड जो है v0 है, उसको किसी भी तरीके से अगर वो √2 या फिर 1.414 टाइम्स बढ़ जाए तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगला है आपका एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो इसमें देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी वाले में कि क्या होता है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग। उसी तरह क्या है आपकी टोटल एनर्जी जो है वो रिवॉल्विंग सैटेलाइट की क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर देखें सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी v0 इक्वल टू -gmem/r और काइनेटिक एनर्जी हाफ gmem/r है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी इक्वल टू -12 gmem/r, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए
एक कॉन्सेप्ट और है आगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो इसके बारे में क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइग्रेट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइग्रेट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है Gm/2r। ठीक, तो देखिए किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है और उसका फॉर्मूला होता है Gm/2r। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of a satellite। तो the time required in which a satellite completes one rotation is called time of revolution, that is t। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टी कहलाता है। और जिसके लिए टी की वैल्यू 24 आवर्स होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनकी खासियत क्या होती है कि पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु से ये सामने ही बिल्कुल एक ही स्थान पर वो प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का भी रिवॉल्यूशन टाइम जो है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 आवर्स होता है, इनका भी 24 आवर्स होता है। ठीक है, और द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। 36,000 किलोमीटर ये होती है। और इसका एक फार्मूला है इसका, ये देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन तो एग्जाम में नहीं आता है, बट हाँ कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है इक्वल टू 2π√RE + h³/G/RE²। ठीक है, ये आपके टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।